अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह की सोच में। मेरे साथ हैं गजल अवान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबको खुश आमदीद। आज है जुम्मा मुबारक हसनैन, आपको भी और देखने वालों को भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज के दिन आपने खुसूसी दुआएं करनी है। हमेशा हम जुम्मे को ये बात कहते हैं, हम रोज़ाना ही दुआएं करते हैं, लेकिन जुम्मे का एक ख़ास दिन होता है और ख़ास दिन पे आपने सब लोगों को याद रखना होता है। हमें भी हमेशा से हम बात करते हैं कि जो इस वक्त फ़लस्तीन में है, एक जंग की कैफियत में है, वहाँ के बच्चों के लिए, लोगों के लिए दुआएं करनी है। और 3 चीज़ों को आपने नहीं भूलना, क्योंकि 3 चीज़ें अल्लाह पाक से आपको दूर कर देती हैं। एक तो अपने अमाल को ज़्यादा समझना, माशाअल्लाह। दूसरा ये कि अपने जो गुनाह हैं उनको भूल जाना, और तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना। कोशिश करें, नफरतों को कम करें, मोहब्बतें बांटें और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें। और जहाँ पर आपको लगे कि झुक जाना चाहिए, झुक जाने से जो है वो रिश्ते बच सकते हैं, तो उनको बचा लें, क्योंकि जो झुक जाने से जो आप खो देंगे वो बेहतर है कि आप झुक जाएं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने गजल। और इससे पहले कि आप इंटरनेट के ऊपर हमें एक कारस्तानी बताएं कि क्या कुछ हुआ पिछले 1-2 दिन में पाकिस्तान से, पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे पास खबर यह है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इस हवाले से पूरी दुनिया में भी इस तरह का हमें रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में भी इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। 16 साल से कम उम्र बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। इससे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए, उनकी जानिब से इस तरह की बातें हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इस तरह की बातें हुई थी, और अब ऑफिशियली हमें ये खबरें मिल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की तो बंदिश नहीं होती इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है, जो कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर लगाई अच्छा, है। ये आपने वहाँ की बात बताई है, तो मैं आपको लिए चलती हूँ जी। पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह हो रहा है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सियासी महाजराई के दौरान इंटरनेट पर कड़ी पाबंदियां नाफिज कर रही है, और इन पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान मुतवक्के ताबनाक मुस्तकबिल से पीछे रह जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर फरवरी से पाबंदी है, आप सब जानते हैं, और इंटरनेट की बंदिश मामूल बनती जा रही है। हुकूमत की पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेब टूल्स भी जल्द ही इनफरादी सतह पर इस्तेमाल के लिए ममनू हो जाएंगे। मतलब आप ये देखें कि सिर्फ कारोबार नहीं, आपकी IT इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान है, उसके बाद आप ग्लोबली आपका कनेक्शन कितना ज्यादा कम हो जाएगा और आप कितने पीछे चले जाएंगे। मतलब हम तो वैसे ही पहले ही पीछे हैं, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन अब जब पाकिस्तान तरक्की करने के मराहल पर आया है, तो फिर इस तरह सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा के आप मतलब एक लंबे अरसे के लिए आप पीछे चले जाएंगे। और साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में हालिया चंद सालों के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लॉन्ग मार्च या बड़े सियासी इज्तिमात के दौरान इंटरनेट की बंदिश में इजाफा देखा गया है। जैसे जैसे जब भी कोई धरना हुआ, जैसे ही लॉन्ग मार्च की कॉल दी, धरने की कॉल दी, एहतजाज की कॉल दी, सबसे पहले जो काम किया जाता है वो रोड्स को बंद करना और इंटरनेट को बंद करना। कंटेनर्स लगाए जाते हैं, कंटेनर सिटी बना दिया जाता है। और इससे आपको ये भी बता दें कि 24 करोड़ पाकिस्तानी भी अगस्त से जारी इंटरनेट की बंदिश से मुतासिर हो रहे हैं। और बहुत से एक्सपर्ट्स की ये राय सामने आ रही है कि बानी PTI के टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवान हामियों की जानिब से वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के मार्च में चैलेंज करने के बाद इन इकदामात में इजाफा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों में झड़पें शुरू होने के बाद मोबाइल डेटा ब्लॉक किया गया। ये बात तो सिर्फ हुकूमत कहती है कि भाई जब भी कोई धरना होता है तो हम तब बंद कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको सोचनी चाहिए कि आपको खुद इससे किस हद तक नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा, इसी तरह से सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं होता, बल्कि जो घरेलू कनेक्शंस हैं उनकी भी बंदिश होती है। वाईफाई भी बहुत कम चलता है। लेकिन हमने इससे पहले देखा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान में नुकसान होता है, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का नुकसान होता है। मैं आपको बात बताऊं, 2012, 13, 14 में जब पाकिस्तान में यूट्यूब पे बंदिश थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने कोई यूट्यूब लॉन्च करने की कोशिश की, उसमें भी हम नाकाम रहे। लेकिन पड़ोसी मुल्क इंडिया के जो यूट्यूबर्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब वो मिलियंस में, बिलियंस में खड़े हैं उनके व्यूज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उस हद तक ग्रो नहीं कर सके, ना उनका कंटेंट उतना ग्रो कर सका है, ना अभी तक यूट्यूब उतना ग्रो कर सकी है, क्योंकि जो उसका पीक का वक्त था जब लोग यूट्यूब की तरफ आ रहे थे, उस वक्त हमने यूट्यूब बंद की हुई थी। दैट इज अ वेरी सीरियस इशू। इसके ऊपर सोचना होगा,
हुकूमत को भी, और देखना होगा कि किस तरह से अब आप अगर आपको मसाइल हैं तो आप कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, लेकिन पूरे इंटरनेट को बंद कर देना ये हल नहीं है। बिल्कुल तो, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ये ऐसे ही। मामलात हैं भाई। फिर बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने इंटरनेट की बात की तो मैं भी कुछ ऐसे अदाकारों की बात करूंगा जिन्होंने इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए। अच्छा। अदाकार यासिर हुसैन को तो आप हाँ, जानती होंगी। फिर नबील जफर हैं, उनका भी पाकिस्तान की इंटरनेट की रफ्तार पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मजाक उड़ाया। अदाकारों ने मज़ाहिया अंदाज में मुल्क की मजमूई इंटरनेट की सुस्त रवि पर तबसरा किया। एक मज़ाहिया तबसरे में यासिर हुसैन ने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार पाकिस्तान की रफ्तार से मिलती जुलती है। जिस स्पीड से पाकिस्तान चल रहा है उसी स्पीड से झूठ तो नहीं इंटरनेट भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी जानिब नबील को कौन नहीं जानता, नबील बुलबुले वाला नबील, ठीक है। नबील ने ये कहा कि आजकल इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे दुल्हन अपनी शादी पर लहंगा पहन के चलती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट भी पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर इंटरनेट की सुस्त रवि का जिक्र किया जाए तो इसमें तकरीबन 23 लाख अफराद की आमदन भी मुतासिर हुई है। अगर इस वक्त दुनिया में 19 बिलियन फ्रीलांसर्स की बात की जाए तो उनमें से 23 लाख फ्रीलांसर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसर्स 397.3 तकरीबन 90 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात का जरिया बनते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 अरब डॉलर हम यूट्यूब से, फाइवर से या डिफरेंट आईटी नेटवर्क से कमाते हैं। ऐसा ही है। और अब ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। वही बात है कि अब हुकूमत को सोचना होगा, क्योंकि उन्हीं की जानिब से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है और उन्हीं को इसका हल तलाश करना होगा। अब आपको लिए चलते हैं जी पाकिस्तान से यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां पर जो है वो रोजगार के लिए यूएई ने जो पाकिस्तान वहां पर जाते थे पाकिस्तानी लोग, उनके लिए एक नई शराइत जो है कंडीशंस लगा दी हैं। इससे पहले कुछ नया लगा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ठीक इकदाम है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि कितने ज्यादा इंटरनेशनली बैगर्स जाते थे वहां पर, जिस तरह से वहां पर जाके भीख मांगना, और फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का जैसा इमेज बिल्ड कर दिया गया था। बहुत से रूमर्स ये भी आए कि शायद जो है वो यूएई पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद जनरल काउंसिल जो यूएई के थे उन्होंने इस चीज की तरदीद कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट पहले भी आ रही थी, अब भी आएगी। अगर किसी को यूएई का वीजा चाहिए तो वो हमारे सेंटर में और वहां से उसका मिल जाएगा वीजा। लेकिन जो नई कंडीशन लगाई है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए नई वीजा शर्त जो है वो लगा दी गई है, जिसमें अब ये क्या होगा कि पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी दिखाना होगा। यूएई के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीजा लेने वालों को करैक्टर सर्टिफिकेट दरकार होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानियों को पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन का कहना है कि शिकायत के इजाले के लिए अमाराती हुकूमत का इकदाम खुश आइंदा है। जबरदस्त, ठीक है जी, अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा था कि ऐसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की हद तक होनी चाहिए, बल्कि सऊदीया में, कतर में, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे पाकिस्तानी आपको मिलते हैं जो कि अपने विजिट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। कम से कम वो अपने पुलिस स्टेशन में जाएं या फिर अपने उस इदारे में जाएं जिस इदारे की बुनियाद पे वो वहाँ पे जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ से उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहिए या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एनओसी भी लेना चाहिए उनको। और तक ये जो 2-3 सर्टिफिकेट्स ये लेके जाएंगे तो उसके बाद उनको पता होगा एग्जैक्टली कि ये शख्स पाकिस्तान में भी रजिस्टर है और ये क्रेडिबल है, इसको बुलाया जाए, जिस काम के लिए ये आ रहा है ये वही काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको यूएई से हम लिए चलते हैं जापान में। दरख्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है तो उसका नुकसान होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। हाँ, हमें ना अब गर्मियों का पता चलता है ना अब सर्दियों का पता चलता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन नवंबर निकलने वाला है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई, सिर्फ खुश्क सर्दी है। इसकी वजह है हाउसिंग सोसाइटीज़, इसकी वजह है आप दरख्त की जो कटाई करते हैं, जंगलात की कमी है, और इन तमाम तर चीज़ों को हमें जापान से सबक सीखना चाहिए। जापान में दरख्तों की अहमियत के पेश नज़र दरख्तों के कटाव से बचने का अनोखा तरीका उन्होंने मुतारिफ करवाया। अच्छा, वेरी अप्रिशिएटेबल। जापान में अगर बात की जाए, जब सड़क बनती है, उसको बनाया जाता है, तो सड़क के दरमियान कोई भी दरख्त गजल आता है तो उसको काटते नहीं है, उसको काटने के बजाय उसको जड़ों से उखाड़ा जाता है, अच्छे तरीके से उसको बांधा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है। एग्जैक्टली। और अगर कोई सड़क बनाई जाती है और वहाँ पे दरख्त आ जाता है तो उसमें रुकावट डाल देता है, तो उसको इस अंदाज में वहाँ से हटाया जाता है, उसको काटा नहीं जाता। और बाज़ औक़ात तो हमने दुनिया में ये भी देखा है कि अगर कोई बहुत ही
देव हैकल किस्म का दरख्त है, तो आप दुनिया में ऐसी मिसालें देखेंगे कि रोड वहां से डाइवर्ट हो जाती है, उस दरख्त को नहीं काटते। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि जो तो ये होता है कि भाई अगर आपको कोई भी रुकावट आ रही है तो उसको सबसे पहले कुचल देना चाहिए। ये एक जो है ना सबसे बड़ी खराबी है। लेकिन ये चीज हमारे लिए मिसाल है, हमारे मुल्क के लिए मिसाल है, क्योंकि आप देखें कि सबसे बड़ा इस वक्त स्मोक का जो हमने कितना बड़ा फेस किया है, खतरा हुआ है, बीमारियां फैली हैं, लॉकडाउन हुए हैं, कारोबार में नुकसानात हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है, कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर हम यही कर लें कि हम दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, उनकी देखभाल करें, तो शायद हमें भी जो है वो इस तरह के नुकसानात से हम बच जाएं, जिस तरह से जापान कर रहा है। और ये भी चीज बता रही है कि किस तरह से कंट्री वैल्यू करती है अपनी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, और ये हम सब के लिए मिसाल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है न्यूज है मेरे पास हसनैन, टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक का 18 साल से कम उम्र सार्फिन पर ब्यूटी फिल्टर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ये फैसला कर लिया गया। क्यों, वो वैसे ही प्यारे होते हैं इस वजह से? नहीं, थोड़ा सा ये है कि शायद मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखें इस तरह के फिल्टर्स जो है वो देखे जाते हैं जो इंसान को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। और 18 साल के जो बच्चे होते हैं या उनसे कम उम्र बच्चे, तो उनमें जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज है वो खत्म हो जाती है। वो यूं पिक्चर्स नहीं बनाते जब तक उनको फिल्टर ना लगा के दिया जाए। तो जी अब ये फैसला किया गया कि 18 साल से कम उम्र सार्फिन को शख्सियत बदल देने वाले इफेक्ट्स के इस्तेमाल से रोका जाएगा, और उम्र पर पाबंदी का इतलाक ऐसे फिल्टर्स पर नहीं होगा जिनको तफरीही मकासद के लिए तैयार किया गया होगा। तो ये एक अच्छा इकदाम उठाया है टिकटॉक ने, शायद इससे बच्चों की भी जिंदगियां बेहतर हो जाएं। और इस तब्दीली का बुनियादी मकसद नौजवानों को ज़हनी सेहत के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वही बात है कि एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी जो है वो थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, आप में ये चीज़ हो जाती है कि फिल्टर्स के बगैर भी आप जो है हकीकी ज़िंदगी में कैसे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप फिल्टर वाली ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ें। आप अगर बच्चों की बात कर रही है तो बच्चों को तो आप साइड पे छोड़ दें, बड़े भी इसके आदी हैं कि अगर फिल्टर नहीं इस्तेमाल होगा तो वो पिक्चर नहीं बनाते। और मेरा ख्याल है कि ये एक एस्पेक्ट हम भूल रहे हैं कि आपने पहले बच्चों को आदत डाली, वो फिल्टर्स में अपने आप को उन्होंने बिल्कुल उस सांचे में डाल लिया और उसके बाद आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे उनका कॉन्फिडेंस भी शैकल होगा। इसको अगर बतदरीज कुछ अरसे में करते करते रिस्ट्रिक्शन लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। और इसमें क्या आप कह सकती हैं कि अगर मेरी उम्र 16 साल से कम है और आपकी उम्र 32 साल है तो मैं आपके टिकटॉक पे जाके क्यों फिल्टर नहीं लगा सकता? अच्छा, ये तो वही बात है ना, जैसे कि हम अब नूडल्स पे पहले लगाया बच्चों को, मैक्रोनीस वगैरह पर लगाया, और अब ऐसी वीडियोस आती हैं कि नूडल्स इतने गंदे तरीके से बनाए जाते हैं कि भाई अब उनको छोड़ दिया जाए। तो ये वही चीजें रिलेट हो रही हैं आपस में कि अब आप पहले वो हसनैन वाली बात है कि टिकटॉक पर आपने उनको यूज किया बच्चों को, हाँ, और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि अब आप इससे जो है वो दूर हो जाएं और हकीकी जिंदगी की जाने बढ़ें। लेकिन ओवरऑल देखें तो ठीक है, ये अच्छा इकदाम है। बच्चे तो फिर समझ जाएंगे, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं भी समझती, क्योंकि हमसे ज्यादा बच्चे तेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर मार्केट में जाइए, कहाँ जहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं, अगर आप सिंपल मोबाइल का कैमरा यूज करके पिक्चर लेंगे, नोबडी केयर्स। मीन टू से वो बच्चे कहते हैं जरा वो स्नैपचैट वाला निकालिएगा या टिकटॉक वाला निकालिएगा, वहां पे हमने इफेक्ट्स यूज करने और उसके बाद हमने पिक्चर लेनी है। और अब थोड़ा सा जमाना पिक्चर्स से हट के रिपोर्ट्स वाली साइड पे भी चला गया। अगर बात की जाए तो हम तो अभी टिकटॉक में फंसे हुए हैं, फेसबुक पे फंसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे फंसे हुए हैं, लेकिन दुनिया रिपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है और दैट इज वेरी वेरी ट्रू। वैसे अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि कौन सा मुल्क ऐसा होगा, वैसे दिमाग में तो आता है अमेरिका है या चाइना होगा, इस तरह के मुल्क होंगे जहाँ पे रिपोर्ट ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वो ही ममालिक ज्यादा तरक्की करते हैं, जापान हो गया, चाइना, ये वाले मुल्क होंगे। बिल्कुल ऐसे है। जब ये खबर में पढ़ रहा था तो मैंने भी आप वाली बात सोची कि शायद जापान की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, वहाँ पे रिपोर्ट ज्यादा होंगे। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो कि वो भी बहुत ही तरक्की कर रहा है, उसकी गाड़ियाँ यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, पूरी दुनिया में उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्लो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। जनूबी कोरिया में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट मुलाजमीन रखने का मुल्क वो बन चुका है। जनूबी कोरिया के हॉस्पिटल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक रिपोर्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पर काम के लिए रखा जाता है। खाना भी बनाएंगे? एग्जैक्टली, और खाना भी बनाते हैं, कुक भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी होंगे। और वर्ल्ड रोबोटिक अगर रिपोर्ट की बात की जाए 2024 के सर्वे में उन्होंने बताया कि जनूबी कोरिया में हर 10,000 मुलाजमीन में से
1102 रोबोट्स काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स काम भी इस शुरू कर वक्त दिया। मुलाजमीन वो जनूबी कोरिया में काम कर रहे हैं। जनूबी कोरिया में रोबोट की तादाद की रिपोर्ट पेश की गई और इस फहरिस्त में किसी भी मुल्क में तैनात रोबोट मुलाजमीन के मुकाबले में दुगनी बताई गई। माइस वाइस सिंगापुर के जहां पे हर 10,000 रोबोट के मुकाबले मुलाजमीन के मुकाबले में 770 रोबोट काम कर रहे हैं। अच्छा। जनूबी कोरिया में 2018 के बाद से रोबोट की शमूलियत में 5% से ज़ायद का इजाफा देखा गया और दुनिया की मारूफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मजबूत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रखने वाली ये मईशत का इन्हिसार इंडस्ट्रियल रोबोट के इन दो अच्छा। बहुत बड़े खरीदारों पर भी है। और गुज़श्ता बरसों की अगर बात की जाए 7 बरसों की, तो रोबोट की औसतन तादाद में दुगना इजाफा देखा गया। 10,000 मुलाजमीन में 74 रोबोट से बढ़कर अब 162 रोबोट्स काम कर रहे हैं। लेकिन हसनैन, आपको नहीं लगता कि ये इसके बेनिफिट्स तो हैं, जैसे आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स में खाना वगैरह बनाएगा, अस्पतालों में भी मदद करेगा, तो इससे मुलाजमतें भी कम हो जिस जाएंगी? तरह आपने अभी टिकटॉक की बात की ना, टिकटॉक आया, उसके बाद फिल्टर हटा दिया गया, नूडल्स आए, उसके बाद हमें बताया गया कि नूडल्स कितनी गलत चीज़ों से बनते हैं। इसी तरह से अभी रिपोर्ट्स आए हैं। अभी इसके बाद आप सुनेंगी रिपोर्ट यहाँ पे फायदे तो हैं, नुकसान हमारे भी इख्तियार बहुत से हो निकल गया, जाएंगे। उसने हाँ। किसी को तमाचा मार दिया, किसी को गलत खाना दे दिया, उसने किसी का इलाज गलत कर दिया, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि ना हमारे पीसीआर में रोबोट्स हैं ना हम रोबोट्स हैं। हमें कहा गया ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। क्या फ्यूचर होगा, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इससे मुतालिक और जानेंगे कि आज आईसीसी की मीटिंग भी है और बोर्ड शरीक होंगे, ऑनलाइन वर्चुअल ये मीटिंग होगी और 2025 की ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उस मुतालिक बात करेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान की जानिब से खबरें इस तरह की आ रही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रजामंदी का कोई भी फैसला नहीं किया और चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि जो भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा और उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। दूसरी जानिब इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं आ रहा और वो कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। आईसीसी परेशान है, ब्रॉडकास्टर्स परेशान हैं, बीसीसीआई और जो पीसीबी के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है। इस जंग से आईसीसी का एक बहुत बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो इनेकाद है वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे मनोज दत्त साहब, क्योंकि जट साहब भी हैं और दत्त साहब भी हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। मनोज, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शोएब जट साहब, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। जट साहब, पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, बताइएगा आज बहुत ही एक आम डेवलपमेंट है, आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, क्या समझते हैं किस करवट ये ऊंट बैठेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का? बहुत शुक्रिया हसनैन। मैं ये समझता हूं कि पहले हम बॉर्डर के उस पार वाले हमारे जो दोस्त हैं मनोज दत्त, उनको मौका देते हैं कि वहां से क्या स्टांस आ रहा है और फिर मैं आपको अपना भी स्टांस दूंगा और तमाम ऑडियंस से माजरत के थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा होगा। बहरहाल प्लीज। ठीक है। अच्छा मनोज, शोएब साहब ने फ्लोर आपको दे दिया है, बताइएगा क्या कुछ होने जा रहा है। और इंडिया में इस वक्त यकीनी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सरहद के उस पार? देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान। एक और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टूर्नामेंट होता है ना, उसके अंदर ग्राउंड स्टाफ से लेके अंपायर्स तक, जो लोकल अंपायर्स होते हैं, जो आईसीसी अंपायर्स के साथ मैनेजर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मॉनिटरी बेनिफिट होता है। ग्राउंड के अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें क्रिकेट के अलावा जुड़ी रहती हैं जिससे कि एक आम नागरिक को फायदा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है। जयशंकर साहब
अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है, उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। अच्छा शुएब, जैसे कि मनोज साहब ने बस 2 पॉइंट्स बता दिए, या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर पाकिस्तान से बाहर। देखिए गजल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ मनोज के आईसीसी ने $70 मिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान को सैंक्शन कर चुका है जो होस्टिंग के हैं, और उसमें फिर 4 पॉइंट समथिंग जो है वो उसमें मजीद ऐड ऑन हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट $74 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहले ही सैंक्शन हो चुके हुए हैं इस इवेंट की मेजबानी के लिए। यहाँ पे बात आईसीसी अथॉरिटी नहीं है, मतलब वैसे तो कहेंगे कि आईसीसी अथॉरिटी है, बट आईसीसी कोई फर्दे वाहिद नहीं है। वहां पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड में स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान भी उसका स्टेक होल्डर है, उसमें बीसीसीआई भी स्टेक होल्डर है, ईसीबी भी है, इसी तरह एसीबी भी है। तमाम बोर्ड जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब बात यह है कि उन स्टेक होल्डर्स में पावर किसके पास है, तो आप उसको कह दें कि अनअनाउंस्ड वीटो पावर जो है वो बीसीसीआई के पास है। और अब बीसीसीआई का वो फेस, वो कैरेक्टर जिसने पाकिस्तान का एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में पूरा नहीं होने दिया था, फिर उसने पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखने दिया गया था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था, तो वो कैरेक्टर यानी कि जे शाह वो वहां पे चले गए हैं, बीसीसीआई में चले गए हैं। ऑल दो के 1 दिसंबर से वो टेक ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए कि 1 दिसंबर से 2 दिन पहले ये मीटिंग रख दी है। इस मीटिंग का मकसद जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो पहले ही पाकिस्तान माना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी बयानात हैं जो मेरे जराए कहते हैं ये गीदड़ भपकियां हैं, ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं जो अपने हवारियों के जरिए फीड की जा रही हैं। फेस सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं। अभी आप जो कल या परसों उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उन्होंने मीडिया टॉक में क्या कहा था कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा और हम इंडिया से ये करेंगे कि हम जो है वो, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी आपके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे। तो भाई उनके यहाँ खेलने की बारी तो अगले साल जाके आनी है। 2025-26 में एक वुमेन का इवेंट है, 2026 का इवेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्रीड करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बाद बाकी लोग, जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की। तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इतना आसान होगा। ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो जाएगा तो पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है वो बायलैटरल सीरीज हुई है, 2 ममालिक की सीरीज हुई है। अभी तक पाकिस्तान ट्राई नेशन नहीं कर सका, कोई मेगा इवेंट नहीं कर सका। तो मैं बिल्कुल मनोज के साथ एग्री करूंगा कि हाइब्रिड मॉडल जिसपे आप पहले ही मान चुके थे, अब उसको आप तरीके से सुपरवाइज कर लें। अगर आप ये सुपरवाइज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में 10 से 15 साल के लिए क्रिकेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान कमजोर है। अच्छा मनोज, आपकी तरफ आऊंगा। अगर आज आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं तो फिर 2026 में आपने T20 वर्ल्ड कप करवाना है, 31 का वर्ल्ड कप भी इंडिया और बांग्लादेश में है, तो फिर आपको पाकिस्तान के सारे मैचेस ही मुझे लगता है फाइनल तक श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में करवाने होंगे, नहीं तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। देखिए अभी तो बहुत लंबा समय है उन मैचेस के लिए, उनकी बात करें तब तक क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स आती हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उस वक्त क्या कुछ हालात है। लेकिन अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। वो तो पाकिस्तान के बगैर मान नहीं हो सकती, लीजिए सर। हाँ नहीं, मैं पाकिस्तान भी एक बहुत टॉप मोस्ट टीम है, मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा। भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, ये तो तय है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीच का रास्ता आईसीसी और पाकिस्तान को ढूंढना है। बीसीसीआई ने सिर्फ टीम तब भेजनी है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिली है। और कल शाम को सोशल मीडिया में काफी कुछ चर्चा हो रही थी कि पीसीबी ने आईसीसी के थ्रू बीसीसीआई से जवाब मांगा है कि क्या बीसीसीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की है या नहीं की है। उसको लेकर के काफी सारी अटकलें काफी तेज हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि पाकिस्तान आज की जो मीटिंग होनी है उसमें किस तरीके से अपना प्रपोजल रखता है। आईसीसी मीडिएटर है, आईसीसी सिर्फ यहाँ पर एक डिसीजन लेगा कि क्या भारत के बगैर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो सकती है,
और अगर भारत की बिगैर होगी तो ब्रॉडकास्टर ग्लोबल रेवेन्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और एक और चीज बता दूं आपको मैं, अभी कुछ समय पहले ही कुछ खबर ये भी है कि एक मिनी आईपीएल की भी तैयारी चल रही है। आईपीएल तो एक मेगा इवेंट है ही, लेकिन मिनी आईपीएल की भी तैयारी चल रही है। और अगर बाई चांस भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भाग नहीं लेता तो हो सकता है उस दौर में मिनी आईपीएल का आयोजन हो जाएगा। जो प्लेयर्स वहां नहीं खेलेंगे वो मिनी आईपीएल में खेलेंगे। आपको तो पता ही है यहाँ पर हमारे यहाँ किस तरीके का सेटअप है, सारी चीजें हैं, स्पॉन्सर्स हैं, फैन एंगेजमेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है फैंस एंगेजमेंट की है। अगर देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पूरा आपने देखा ऑप्टस स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ था और काफी कुछ कहा गया। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, एक जब दो टीमें मैदान में होती है तो एक हारती है एक जीतती है। लेकिन जो उस टेस्ट मैच से रेवेन्यू अर्न किया आईसीसी ने और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं काफी हेल्दी अमाउंट मिला है, गेट मनी, स्पॉन्सर्स। और वैसे ही आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि भारत के बगैर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा ग्लोबल रेवेन्यू है। आप ये समझिए, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। अच्छा मनोज साहब, जैसे अभी आपने इससे पहले थोड़ी देर बात की थी, आपने कहा कि बीसीसीआई और पीसीबी को फैसला करना होगा, फिर आपने कहा कि हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। आप नहीं समझते कि खेल को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? दोनों, अगर बात सिर्फ बीसीसीआई और पीसीबी की नहीं है तो दोनों हुकूमतों को बैठकर ये मामला हल करना चाहिए। आप ये देखिए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो 2015 में आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बर्थडे पर पहुंच गए थे उनके घर, उनकी पोती की शादी थी, अनऑफिशियल टूर था। आप समझिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या सोच है। एक सर फिर 23 को हमने टीम भी भेज दी थी ना थे मनोज जी, 23 को हमने टीम भी भेज दी थी 23 के वर्ल्ड कप में। देखिए जो हालात हैं और जो भी कुछ इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं, और जहां तक हमने सुना है और पढ़ा है, जो सिक्योरिटीज एजेंसीज के इनपुट्स हैं जो उन्होंने बताया है, उसको ध्यान में रख करके भारत सरकार ने निर्णय लिया है। यहाँ पर अंतिम फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ मैं मनोज को इंटरप्ट करना चाहूंगा विद द ड्यू रिस्पेक्ट। मनोज देखें, अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे चीजों को, अगर आप ये कहेंगे कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, तो फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि इंडिया में मुंबई धमाके हुए थे, आईपीएल चल रही थी, इंडिया में इंग्लैंड की टीम मौजूद थी, वहां पे ब्लास्ट हुए थे, इंग्लैंड ने फिर भी वहां पे क्रिकेट खेली। यहाँ बात हालात की नहीं है, सर्कमस्टांसेस की नहीं है। अभी बिलावल भुट्टो जो है वो वहां पे गए थे जब पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे, वजीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, वो वहां जाके उन्होंने बात की थी कि हम खेलों को सियासत से नहीं जोड़ते। अगर आप इस तरीके पे जाएंगे तो मैं ये बात फिर उस तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन मैं भी रियलिस्टिक होकर बात कर रहा हूं कि फिलहाल पाकिस्तान इस पोजीशन, पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जो है वो पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके। और मैं कैटेगोरिकल इस बात को जो है वो डिनाई करता हूं। ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर ही नहीं है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ऑप्शंस तब ज़ेरे गौर होते हैं जब इस पे कोई और भी आपके साथ अलाइन हो। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन इसलिए कमजोर है कि पिछले एहसान मानी के दौर से लेके अब तक पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली काम ही नहीं किया आईसीसी में। पाकिस्तान वहां पे सोलो फ्लाइट है, बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। बीसीसीआई ने अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से तमाम लोगों का एक जो है वो इत्तेहाद बनाया हुआ है। अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कमजोर है, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे तो आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स जहां मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया ने किया। आप मुझे बताएं ना, ब्लाइंड क्रिकेट टीम, अगर टेनिस की टीम आके जो है यहाँ पे खेल सकती है, तो ब्लाइंड की क्रिकेट टीम को यहाँ पे क्या खतरा था? उनको भी 11th आवर मना किया। ये मनोज प्योरली ये जो अटेम्प्ट है वो पाकिस्तान से खेल को खत्म करने के लिए अटेम्प्ट है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आके खेलता है, इंग्लैंड पाकिस्तान आके खेलता है, न्यूजीलैंड को एक ईमेल इंडिया से जनरेट की जाती है फेक कि आपकी जानों को खतरा है, वो चले जाते हैं, फिर वो दोबारा आके खेल लेते हैं। बात वही है कि वो लोग भी कंसर्न रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ना, जितना इंडिया की गंदी सियासत का मसला है। मनोज का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मनोज, आखिरी 2 मिनट चलने, बताइएगा प्लीज। भाई आप देखिए, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया था और बताया था कि ब्लाइंड वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है, और काफी समय तक प्रोसेस रहा। लेकिन शैलेंद्र यादव जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन को, उनको सूचित कर दिया गया कि सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए आपको पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर खिलाड़ियों की सुरक्षा मेन मुद्दा है।
अगर कोई भी अप्रत्याशित घटना वहां पर घट जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। उसी उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा और ये मनोज निर्णय अंतिम है। मनोज जितनी आपसे सिक्योरिटी तो अभिनंदन को टीम्स भी को हमने मिलती बड़ी है, इज्जत के साथ वापस भेज दिया था भाई। थोड़ी सी खातिर दुआ की चाय पिलाई वापस भेज दिया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान में इस टाइम पीसीबी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली हम कमजोर हैं, इस वजह से बीसीसीआई के आगे जो है वो यस सर करेंगे। अदरवाइज आप देखें ना, Security issue बहुत नहीं है। सारे अदरवाइज examples आपको दे अदरवाइज सकता हूं। मनोज वो कह रहे हैं कि हम बराबरी पे खड़े हैं। मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन औजात, ये कुछ सेगमेंट था हमारा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अब देखना हमें यही होगा फैसला क्या होता है। क्या फैसला होगा इस वर्चुअल मीटिंग में। और मुझे लगता है कि फैसला जो भी हो वो क्रिकेट के लिए बेहतर हो, Exactly. सिर्फ उस पर इंडिया पाकिस्तान को ना देखा जाए। खवातीन औजात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल सूरत हाल है वो भी हमें कोई अच्छी नहीं लग रही। वहाँ पे इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े आ रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिनाइल कर रही है। इसके अलावा मतीउल्लाह जान की बात की जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी उनको ज़दकोब किया गया, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बड़े भौंडे से इल्ज़ाम उन पर लगाए गए। कुछ मंशियात के जी कि वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम किसी वक्त में राना सनाउल्लाह पे लगे थे, उस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे गजल हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, वेलकम टू सुबह की। शौकत साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे हसनैन ने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। जब पीटीआई के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इस्तीफों पे इस्तीफे आना और फिर वजह ये आना सामने कि तनकीद की जा रही है और इख्तलाफात बढ़ गए हैं। कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में हो और ऐसे ही हालात में गुजर रही हो तो ये कोई अननेचुरल या अनफेमिलियर चीज नहीं है हमारे लिए। जब जीत के आते हैं फिर भी ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितनी लीडरशिप इस वक्त बयान दे रही है, दे आर नॉट दी डिसीजन मेकर। ये फैसला तो नहीं करते पार्टी का, फैसला करते हैं खान साहब, बानी पीटीआई खान साहब। सारा पिरामिड घूम के उनकी तरफ जाता है कि जितनी नीचे बेस है, फिर टॉप ऑन द पार्टी इज खान। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये बहुत बड़ा फिनोमिनन है या बहुत बड़ा डैमेजिंग ये एस्पेक्ट है पीटीआई के लिए कि इस्तीफे देना। ये इनको नॉमिनेट भी तो खान साहब ही करते हैं, जो अहदेदार इस्तीफे दे रहे हैं आज या उन्होंने ऐलान किया है या एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, यानी इस पर एलिवेट खान साहब खुद ही करते हैं। तो खान साहब जब तक बैठे हैं, खान साहब वही फैसले करेंगे, खान साहब के ही फैसले इम्प्लीमेंट होंगे। किसी के आने या ना आने से, किसी के चले जाने से मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को खान साहब की क़यादत में कोई इस नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ये सियासत का, स्पेशली जब आप अपोजिशन में सियासत करते हैं और अपोजिशन में रहकर एग्रेसिव सियासत करते हैं, तो फिर ये हालात होते हैं जिसमें आजकल पीटीआई गुजर रही। तो अच्छा प्राज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर पीटीआई की बात की जाए तो ठीक है, वो तो शहादतें गिन रही है, लाशों की बात करिए, लेकिन हुकूमत भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है। इससे पहले हमने इस तरह की बातें नहीं देखी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, हुकूमतें ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। मसलन अभी तो हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मिल गया और उससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। फिर बार बार वार्निंग भी दी जा रही थी, एक तरफ फाइनल कॉल थी, और जो गवर्नमेंट का एक डिफेंसिव पोस्चर है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एग्रेसिव होती है और फ्रंट फुट पे आती है, ये वाली गवर्नमेंट या पिछली पीटीएम की गवर्नमेंट थी, वो 9 मई के बाद कोई हुकूमत अपने सर ये नहीं लेना चाह रही कि जी 9 मई उसके दौर में हो जाए जिसमें फिर पाकिस्तान भर में मजाक उड़े, फिर पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन हो कि ये पाकिस्तान के अपने लोग अपने इदारों, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन या इवन वेरी
अनफॉर्चुनेटली शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये इतना एक वीक पॉइंट पाकिस्तान का बन गया, आने वाली हुकूमतों के लिए भी मसला होगा कि कहीं फिर से वो कहानी ना दोहराई जा सके। और पीटीआई के लिए भी मसला बना हुआ है कि वो एक ऐसा धब्बा लगा है पीटीआई पे जिसको वो डिसओन तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि फुटेज में तो इनके अपने लोग नजर आ रहे हैं, वीडियोज में इनके अपने लोग नजर आ रहे हैं, और फिर भी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें सबूत दें। अब तो जो वीडियोज नई आई पिछले महीने उसमें तो सारी सूरत हाल क्लियर है। लिहाजा ये दोनों फ्री कैन बेसिकली जो हमें एग्रेसिव पोस्चर लगता है जी यूज करने के लिए जी। वो इस हद तक फ्रंट फुट पे पहुंच जाता है। अच्छा शौकत साहब, अब आप नहीं समझते कि एक मानी खेज मुज़ाकरात की ज़रूरत है? जिस तरह हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एक तरफ हुकूमत कहती है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, दूसरी जाने पीटीआई भी यही कहती है। आपको नहीं लगता कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, मुज़ाकरात ही हैं अगर दोनों मान जाए तो? इतना बड़ा अगर आपने खुद लगा दिया कि अगर दोनों मान जाए, तो दोनों नहीं मान रहे ना। खास तौर पर पीटीआई नहीं मान रहे, खान साहब नहीं मान रहे ना, बाकी पीटीआई को तो छोड़ दें। बाकी पीटीआई जो 100 अरकान पार्लियामेंट हैं वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें टॉक्स करना चाहिए। यही वाला धरना जो इस्लामाबाद में जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, फाइनल कॉल किया जी वाले से जो लोग संजानी चले जाना चाहिए, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए। हाँ। बट जो पीटीआई के अंदर हार्ड कोर है, और खास तौर पर खान साहब खुद भी, वो नहीं इस हुकूमत के साथ किसी तरह की बात नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हम बात करें। जी एक तरफ आप फौज को सियासत से निकालना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, फौज आइन के तहत अपने दिए हुए डोमेन में रहे। दूसरी तरफ अगर आपने सियासी मामला को सेटल करने, मसलन इलेक्शन है, फर्ज किया प्योरली एक पॉलिटिकल मैटर है, अगर सियासत नहीं है, फर्ज किया अगर आइन नहीं है, फर्ज किया पार्लियामानी डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं। सो इलेक्शन पे बात करनी हो, आपने पॉलिटिकल प्रोसेस पे बात करनी हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि पॉलिटिशियन के साथ होते हैं, वहां आप बात नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ खान साहब के जो 3 नुकात आए फाइनल कॉल से पहले, यानी 26वीं तरमीम को रिपील करें, उसके बाद था कि हमारा मैंडेट वापस करें, उसके बाद था कि जितने हम लोग बंद हैं इनको रिहा किया जाए, और खास तौर पर खान साहब ने ट्वीट में अपने बारे में भी कहा कि मेरी हाई कोर्ट से जमानत हुई थी तो मुझे रिहा कर देते तो अच्छा था। यानी ये 3 नुकात तो फ्रॉम द बिगिनिंग ही काबिल अमल नहीं है। हाँ, इन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत वो सिविल गवर्नमेंट से करना नहीं चाह रहे। यही प्रॉब्लम है 10 अप्रैल 2022 से लेके आज। अच्छा पराग साहब, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला नहीं है कि एक तरफ अगर सिविल गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो वहां पे मोहसिन नकवी साहब डील कर रहे थे धरने को, जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है ना गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक है, और दूसरी तरफ से धरने को जो सबसे ज्यादा फ्रंट से लीड करती हुई नजर आई वो बुशरा बीबी हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, घरेलू खातून है, और पूरा मुल्क उनको देख रहा था कि ये क्या फैसला करेंगे। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद वज़ारत की डोमेन में वज़ीर दाखिला जो भी हों उन्हीं को ही डील करना है, उनके नीचे ही रेंजर्स हैं, आपको मालूम है, जो जी पराग साहब आपको आवाज आ रही है? मैंने कहा कोस्ट गार्ड फॉर एग्जांपल, तो जी तो रेलेवेंट जो ऑफिशियली हैं वो तो वजीर दाखिला होते हैं, और इसलिए वजीर दाखिला को इंचार्ज बनाया हुआ था। मसलन अगर इनकी जगह वजीर दिफा को बना दिया जाता या इनकी जगह किसी और वजीर को बना दिया जाता तो शायद हम आज क्वेश्चन ये कर रहे थे। वजीर दाखिला जिनका काम है सिक्योरिटी फराहम करना, जो कि इस्लामाबाद के इंचार्ज भी हैं वजारत दाखिला संभाले हुए, इस वजह से जो बुशरा बीबी साथ है वो बड़ी मीनिंगफुल इस बार आई कि वो जलसे भी एड्रेस कर रही हैं, वो कारवान को भी लीड कर रही हैं, जो मार्च आ रहा था उसको भी लीड कर रही हैं। क्या उनकी लॉन्चिंग थी पॉलिटिकल ये वाली? बड़े अरसे से पीटीआई के अंदर से मसलन या पीटीआई के सिंपथाइजर जो हैं, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे थे ना कि खान साहब की फैमिली के अंदर से किसी को लीड करना चाहिए सारा कुछ। हलीमा खान साहबा उनकी बहन है खान साहब की,
वो लीड करें या बुशरा बेगम साहिबा लीड करें, इन्होंने लीड किया। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर नाराजगी है या जिनका आपने शुरू में इशारा किया कि इस्तीफे आ रहे हैं, वो तो सारे फिर इसी तरफ से आ रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि बुशरा बेगम साहिबा की लीडरशिप को पार्टी ने तस्लीम नहीं किया? सही। अच्छा, एक जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बुशरा के लिए बेगम के दस्तयाब हवाले है, से कहा, कोई नाराज साहब, होता है या कोई राजी रहता है। राज साहब, जो इस्तीफे आ रहे हैं उसकी वजह ये भी है कि बुशरा बीबी ने तो ये भी कहा कि इतलात आ रही है कि ये पंजाब की जो क़यादत है ये गिद्ध है, बेगैरत है, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए। और वहाँ पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ, उनके किसी घरेलू बंदे को जवाब दे नहीं हूँ, और इसी वजह से इस्तीफे आए हामिद रजा के भी और सलमान अकरम राजा एक के भी। दफा नहीं, बार बार रिपीट किए गए ऐसे अल्फाज। नहीं, देखिए ना, जो इंटरनल मीटिंग है आजकल के दौर में कोई पता भी नहीं चलता कि ऑथेंटिसिटी किस चीज की कितनी है। ये वाले अल्फाज कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सका कि इतने बड़े फोरम पे इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू की जाए। लेकिन जब पैशन सिमर कर रहे हो, यानी जज्बात मुश्तइल हो, आपकी नाकामी और कामयाबी आपकी आइंदा जिंदगी का फैसला कर और उसमें आप फील करें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज या वीकनेस है आपकी स्ट्रेटेजी में, तो उसमें शायद गुंजाइश रह जाती है जिसको रूल आ सकता है। अच्छा दूसरी शौकत बात साहब, ये है कि इसी बात को अगर हम आगे एक बढ़ाएं एक एक सेंटेंस एक सेंटेंस जी जी। के सियासी मौरूसियत के खिलाफ तो शायद पीटीआई ने यही 25-20 साल के नारे लगाए। तो जो कारकुन आज या लीडर जो आज इस चीज को रिजेंट कर रहे हैं, ये एक नहीं है, राज साहब और भी बहुत सारे हैं, तो वो फिर पार्टी के अपने प्रिंसिपल को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और राइटली क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो ट्रू। सही। शौकत साहब, अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो अब आप क्या देख रहे हैं बुशरा बीबी का किरदार सियासत के हवाले से? क्योंकि फैसल वावडा ने भी कल बड़ी बड़ी बातें उनके हवाले से की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, इमरान उससे ये खान को काफिर लगी हुई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कहावत है ना कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। सियासत में जब आपने कदम डाल लिया तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। बुशरा बेगम साहिबा ने एक मार्च को लीड कर लिया। शुड आई एक्सपेक्ट कि आप बुशरा बेगम साहिबा जाकर घर में बैठ जाएंगी? मैं नहीं समझता। जब बेगम साहिबा लोगों से कह रही हैं कि कोई लोग जिनकी बड़ी स्टैंडिंग है, सलमान अकरम राजा साहब, किसी को उनसे इख्तलाफ हो, किसी को उनसे इत्तफाक हो, लेकिन पढ़े लिखे, मुहज्जिब और एक लीगल जो विजर्ड कहते हैं, वो बिल्कुल भरपूर उसका शाहकार है। तो उन जैसे लोगों को कह दें कि आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट मींस के जो डिटर्मिनेशन है ऑन पार्ट ऑफ बुशरा बेगम साहब, वो फर्म है। सियासत का यही अंदाज होता है कि वंस यू आर इन, यू आर ऑलवेज ड्रैग्ड इनटू। अच्छा शौकत पाश साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा मतीउल्लाह जान के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली जो नून लीग उनकी मजम्मत करती थी गिरफ्तारी की, वो उन्हीं के दौर में गिरफ्तार हो गए, और कल राना सनाउल्लाह साहब भी और एहसन इकबाल भी हमें उनकी मजम्मत करते हुए नजर आए, लेकिन उन्हीं के दौर में इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, वो भी एक बड़े बोंडे से उसमें केस में। कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता ना, कंडोन कर सकता है। मतीउल्लाह जान ने पिछले दौर में भी आवाज बुलंद की। मतीउल्लाह जान इस बार भी आपने अदालतों के बाहर वो कहते हैं ना कि हशर बर्पा कर देते हैं। लेकिन अच्छा है कि राना हसन इकबाल साहब अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कुरान जमात के सीनियर रहनुमा है। जब वो एग्जैक्टली। शौकत भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था आज। प्राइज साहब धूप तो लगा रहे थे, लेकिन आज इंटरनेट उनका ऑडियो मसाइल थी, पैदा कर रहा था। मेरा ख्याल है कि इंटरनेट से दूर थोड़ा बैठे हुए थे आज। इस तरह से हम क्लियरली प्राइज साहब को नहीं सुन सके, लेकिन जितना भी सुना है वो सियासत के ऊपर, क्योंकि वो बूढ़ रखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ख़वातीन आज़ाद यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट हमारा है। हमें भी मज़ा आने वाला है और आपको भी मज़ा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के सकाफती और फलाही मंजरनामे में मशअल एसोसिएशन का किरदार हमेशा काबिल सताइश रहा है। इस बार मशअल एसोसिएशन एक मुनफरिद ग्रैंड बाजार के इनेकाद के लिए तैयार है, जो 1 दिसंबर को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में सजाया जाएगा। खवातीन की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों के फरोग के लिए ये बाजार मुख्तलिफ सरगर्मियों का मरकज होगा। दिन भर जारी रहने वाले इस इवेंट में न सिर्फ घरेलू मसनूआत और दस्तकारी के शाहकार पेश किए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों और अहले खाना के लिए खुसूसी तफरीही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें पुतली तमाशा, मैजिक शो और दीगर दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और इसी पर मजीद बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बहुत ही मुमताज़ शख्सियात। डॉक्टर शमीम जैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मशअल डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ साथ लोक विरसा की रिटायर्ड डायरेक्टर भी हैं और पैमरा की भी रुकन रह चुकी हैं। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी की मिसेस एनी हाली, डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच हो जानेगा। सैनी, सबसे पहले बताइएगा कि बड़ा खूबसूरती से आप ये बाज़ार मुनक्किद कर रही हैं, और इसको मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इसके मकासद क्या हैं, क्या आप पाक चाइना सेंटर में इसमें क्या कुछ करने जा रही हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ मौका फ़राहम किया कि हम अपने बारे में बता सकें। और हमारा इस बाज़ार करने का असल मकसद भी यही है, जो नेटवर्किंग होती है और जो लोगों को बताना होता है, फ़ंड रेजिंग होती है, तो वो हम इस इदारे में करते हैं, तो उसको हम चाह रहे हैं कि आवाम के सामने लाएं। आप शायद लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा ये इदारा रजिस्टर्ड फ़लाही इदारा है, जो कि 35 बरस से इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है वो गोशा मशल के नाम से है, और ये मोरिया गांव के पास और अब एक नई जो है मरगला टाउन वहाँ पर है। यहाँ पे बच्चियों को हम दस्तकारी सिखाते हैं। पूरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनको ना सिर्फ कढ़ाई सिलाई बल्कि पूरे डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर बच्चियों के लिए एक हमने वो खोला हुआ है पार्लर किस्म की चीज़, जहाँ पे ग्रूमिंग की उनको क्लास दी जाती है, फिर वो अपने घरों में खोल लेती हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ 12वीं जमात तक हमारा स्कूल है, जहाँ बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मुहैया किया जाता है, और उनको घरों से उठा के लाया जाता है। और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ताकि बच्चियाँ जो हैं वो हमारे इदारे में आके तालीम हासिल कर सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल। और जबकि एक बच्ची पढ़ जाती है तो पूरा घराना पढ़ जाता है। तो ये असल वजह थी कि हम बताना चाहते थे कि हम एक ऐसा इदारा इस इलाके में पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौजूद है जो कि लोगों की और बच्चियों की फलाह के लिए काम कर रहा है। तो अब हम पहली दफ़ा बाहर निकल कर आए हैं और उनकी मसनूआत और उनकी बनाई हुई चीज़ें हम आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। सही हो गया। तो असल मकसद यही है। ये जो मकासद आपने बताए हैं, इन्हीं मकासद को आगे लेकर हम डॉक्टर शमीम की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे। डॉक्टर शमीम, जैसे कि एनी ने भी बताया कि इसके मकासद और अहमियत क्या है, आप क्या बताएंगी कि इसमें जितना कुछ आप लोग लेकर आ रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए, किस हद तक उनको फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा चूँकि फोकस जो है ना वो उन ख़वातीन पर था कि जो मतलब घरों में काम करती हैं, मेड सर्वेंट्स, हमने उनकी बच्चियों को पहले अट्रैक्ट किया कि ये यहाँ पर स्कूल में आकर पढ़ें। इस वक्त हमारे पास नर्सरी से लेके 12वीं जमात तक बच्चियाँ हैं, और उनको हम ये जो उन्हें फैसिलिटी दी है कि उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं। वरना आपको पता है कि ये सबसे बड़ा मसला है। इस तबके की ख़वातीन नहीं चाहती कि उनकी बच्चियाँ जो है ना वो घर से जाएँ पहले। तो उनको जब ये पता चला कि ये बच्चे यहाँ इनको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा, और फिर ये कि हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं। मैं अपना एक छोटा सा आपको तजुर्बा बताती हूँ, जैसे आइडिया होगा। पहले इस इलाके का नाम था पूना फकीरा। तो जब हम किसी को बताते थे कि भाई आप कहाँ वेलफेयर का काम कर रही हो, तो मैं बताती हूँ पूना फकीरा। तो कहते किधर फकीरों में चले गए हो। लिटरली ये कच्ची बस्ती थी यहाँ पर। तो ये ख़वातीन जो थी ये बड़ी रिलक्टेंट थी। पहले तो बच्चियों को भेजती नहीं थी, मर्द इनके बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो सुबह घर पे काम करने चली जाती थी, पीछे से उन बच्चियों के साथ बदसलूकी भी होती थी घर में। फिर ये उनको एक रास्ता मिल गया कि इधर आ जाए। हमने ये चंद एक ख़वातीन थी और इन्होंने स्टार्ट किया, गाड़ी की डिक्की में हम दवाइयाँ रखते थे और हमने बरी इमाम से शुरू किया। वहाँ जाके और लोगों को हम दवाइयाँ देते थे। उसके साथ फिर हमने देखा कुछ लड़कियाँ इंटरेस्टेड थी, तो हमने एक आध मशीन रखी गाड़ी में, उनको सीना सिखाया। लकीली वहाँ के नंबरदार साहब जो थे उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की। फिर हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना
वो कहते हैं ना जाने पे मंजिल तिनका तिनका चला दरिया था, बना। अकेला ही चला था मगर लोग आते गए और कारवां काफिला बनता बनता गया। गया। तो ये 6-7 खवातीन ने मिलके शुरू किया, फिर अपनी ही एफर्ट से हम लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई है जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ हमारा स्कूल है और वहीं पर हमारा वोकेशनल सेंटर है। मेडिकल सेंटर हमारा बहुत काम करता है और हम ये करते हैं कि अक्सर उसी इलाके में या दूसरे गांव में, सोन में, इधर उधर जाके ना मेडिकल कैंप लगाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ वो खवातीन और बच्चों का ट्रीटमेंट, हमारा फोकस सारा बच्चों पर, ख़ास तौर से लड़कियों पर, उन पर है। तो जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो भी हम उनको फ्री देते हैं। लकीली हमारी खवातीन जो है ना, देखिए हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलती, नहीं, हम support नहीं है। किसी ऐसी एनजीओ से भी नहीं लेते। हमारी अपनी मेंबर्स जो हैं वो डोनेट करती हैं और हमारी मेंबर्स की fundraising नहीं होती? एफर्ट्स है। फंड भी नहीं होती जी, आपकी तरफ कोई से? नहीं देता, हम अपने एफर्ट से इसको करते हैं। और लकीली होता है हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात रखते हैं, हमारी अपनी मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर देती हैं, इनके फैमिली मेंबर्स करते हैं और उस तरह से हम देखें ये स्कूल यहाँ तक पहुँच गया और सब ऑनररी काम करती हैं। मतलब मैं खुद हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ, यानी तो चूंकि ये डील करती हैं कम्युनिकेशन के साथ, तो ये अक्सर वहाँ पर होती हैं। लेकिन हमारी बाकी खवातीन में 1 हफ्ते में 3 दिन मशल के लिए सबने एलोकेट किया होता है और हम लोग जाते हैं इसमें। और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो बच्चियां पढ़ के गई हैं ना, उन्होंने मुख्तलिफ ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं, वहाँ Very काम कर good. रही हैं। 1-2 बच्चियां हमारे अपने स्कूल में पढ़ा रही हैं, अच्छा। प्राइमरी की क्लासेस को पढ़ा रही हैं। अभी हमने देखा है कि ये मीडिया का दौर है और Exactly. कहाँ जा रहा है सामान। अभी हमने उसमें ऐड किया है कि हम कंप्यूटर ऐड कर दिया है, बाकायदा लैब बनाई है कंप्यूटर की। उसके अलावा हमने बच्चों के लिए खास तौर से नर्सरी से स्टार्ट किया है। फिर हमारे बच्चे जो हैं वो हर फील्ड में आते हैं। मतलब एडवेंचर फाउंडेशन यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग का इवेंट करते हैं, अच्छा, हमारी बच्चियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। लकीली हर साल 2-3 प्राइज जो है वो ये लेकर आती हैं। अच्छा, उससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है, लड़कियों में Exactly. बहुत टैलेंट है। Exactly, हम लड़कियों में अपने बहुत जो talent एनुअल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे करते हैं। तमाम नेशनल डेज पे हमारे बच्चों का प्रोग्राम होता है। आपको को मैं दावत दूंगी, कभी आप भी तशरीफ लाएं और आके इंशाअल्लाह, देखें इंशाअल्लाह, कि। इंशाअल्लाह। और बस हमारा एक जो था वो ये था कि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं था। हम मेंबर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ अच्छा, लोगों से फंडिंग की बात भी कर लेते थे। बाकी ये है कि हमने इसके लिए 2 प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो एक हम मीना बाजार टाइप चीज़ ये मेला करते हैं और एक हम फंड रेजिंग का करते हैं जो अदबी और सकाफती प्रोग्राम होता है, कल्चरल है। और ये किसी सही। एक बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी को बुला लेते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग आ जाते हैं, किसी अच्छी जगह पे प्रोग्राम कर लेते हैं, तो उससे हमारी कुछ फंड रेजिंग भी हो जाती है। और अब माशाल्लाह हमारी मशल जो है वो अब ये जितने मशल बरदार खवातीन जो है वो इसको लेकर काफी आगे जा रही है। जबरदस्त, आप बहुत ही अच्छा जबरदस्त काम हो करिए। एनी आपकी तरफ आऊंगा, जो बाजार है इसमें बच्चियों की बात की जाए, कम्युनिटी की खवातीन की बात की जाए, उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा, किस तरह से वो अपना तमाम तरह जो वर्क है, आर्ट वर्क है, व्हाट्सएवर, वो किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे? देखिए, ये जैसे कि आप सबने भी बताया कि 1 दिसंबर को ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हम जो बाज़ार लगा रहे हैं, ये एक्चुअली तो है ही हमारी ख़वातीन जो काम कर रही हैं, वो उनका एक जो हुनर है, जो दस्तकारी वहाँ पे वो सीख रही हैं, बना रही हैं, तो वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसमें जो मैंने एक बात बतानी मतलब ज़रूरी समझती हूँ वो ये कि हमने एक चीज़ शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है गिफ्ट स्टूडियो। गिफ्ट स्टूडियो का असल मकसद ये है कि हम ये आवाम को बताना चाहते हैं कि देखें, आप हाथ की बनाई हुई चीज़ें तोहफ़तन दें। आप सबने हमारे प्यारे नबी की हदीस सुनी हुई है, तहादु तहाबु, एक दूसरे को तहाइफ दो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन हम लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो बाज़ार से कोई महंगा सा तोहफ़ा ख़रीद लिया और वही एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जबकि वेस्ट को हम वैसे तो बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हम इस बात की तकलीद नहीं करते हैं कि वो हाथ की बनी हुई चीज़ों को सबसे ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। तो हम ये एक रवैया, एक लोगों का रवैया, आम रवैया तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गिफ्ट स्टूडियो हमने वहाँ एक सजाया है ताकि आप हाथ की बनी हुई अशिया ख़रीदें और वही तोहफ़तन पेश करें, ताकि लोगों को पता चले कि जी ये जो औरतें काम कर रही हैं इनको भी एक रोज़गार मिल रहा है और ये एक रवैया तब्दील हो जाएगा अगर हम कदर करें उन औरतों के काम की और उनको एक दूसरे को पेश करें। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है हमारी कि हम चाह रहे हैं कि माशरा इस तरफ जाए जो कदर की निगाह से देखे लोगों की बनी हुई चीज़ों को।
तो इस तरह से ये औरतें जो काम कर रही हैं वो हमने वहाँ पे उनकी अच्छा एनी, चीज़ों अभी का आपने जैसे डिस्प्ले। बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग चीज़ें थी ये, लेकिन एक चीज़ बताएगा, जब आप किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। क्या ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जिससे आपको मुश्किलात पेश आई हों? देखिए सबसे बड़ी मुश्किल, जहाँ एक तरफ आसानी है वहाँ एक तरफ मुश्किल है। ये Exactly. इंटरनेट जो है ये वैसे तो बहुत आसान हो गया, लेकिन हमने ये देखा है बीइंग मैं इस फील्ड में कोई 23-24 साल से काम कर रही हूँ कि लड़कियों के हाथ जो पहले कशीदाकारी करते थे वो मोबाइल की टिक टिक में लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये हुनर जो है ये मुझे कभी कभी लगता है डाइंग आर्ट है, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए और वो हाथ सुई धागा लेके और करोशिया लेके वो काम मशीन अब लेके कम वो हो गया काम बहुत कम हो गया है। तो हम इस बात को तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इसको डिस्करेज करें, यंग लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाएं कि वो मोबाइल को छोड़ के ज़रा हाथ के ऐसे ही। काम की तरफ तवज्जो दें। तो ये बड़ा हमने चैलेंज तो है। मोटो भी रखा है आप ना। इस इवेंट में नौजवानों को शामिल करने के लिए क्या पैगाम देंगे? हमने इस दफ़ा हमने ये किया है कि पहली दफ़ा हम अपने प्रेमिसेस से बाहर निकले हैं, तो हमने ये किया है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को हमने एक इंसेंटिव दिया है कि उनको हम स्टॉल बहुत कम पैसों पे दे रहे हैं। और ठीक है। अब मसलन मैंने एक बच्ची ने मुझे कहा और उसने स्टॉल बुक किया है कि मैं कप केक्स बना कर लाऊंगी। हमने उसको इनकरेज किया, हाँ बेटा आप लाओ, आप बनाओ। कुछ मैं जो डिज़ाइनिंग करती हैं, मैंने स्टेशनरी डिज़ाइन की है, मैंने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किए हैं, उनको हमने दिया है। एक बच्चा है जो इकरा यूनिवर्सिटी में उसको अभी एडमिशन मिला है। अच्छा। तो वो अपनी सेमेस्टर की फीस जमा करना चाहता है। तो वो आया था, तो मैंने उसको कहा मैं देखो इस तरह बेटे पैसे जमा ना करो, मैं तुम्हें एक स्टॉल लेकर देती हूँ, तुम आओ। और वहां पर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कश्मीरी चाय बना लेता हूँ। वो उधर का ही है जबरदस्त। और कहता है मैं फ्रेंच फ्राइज बना मतलब कि दूंगा। जो जहाँ पे भी है जिसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में आप उसको exactly. सपोर्ट बिल्कुल, करिए। हमने काफी आपका बहुत उसके बहुत बाद शुक्रिया। हमने बच्चों के लिए 2 प्रोग्राम भी रखे हैं इसी मेले में उनको अट्रैक्ट करने के लिए। एक पुतली तमाशा है और एक मैजिक शो है, मैजिक शो है जिसका हमने जिक्र ताकि किया। बच्चों को इंटरेस्ट भी हो और वो क्योंकि अब देखने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं बच्चे थोड़ा जो, जैसे एनी ने भी बात की थी कि स्क्रीन्स पर, मोबाइल्स पर ज्यादा टाइम अपना सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुमताज शख्सियात you. हमारे साथ Thank मौजूद you. थी, डॉक्टर शमीम और एनी हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी सेमिनार के हवाले से। आप लोग भी जरूर जाएं, विजिट करें, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को बिल्कुल, मिलेगा। सबको आपको जाना चाहिए और इनको इनकरेज करना चाहिए। जिस तरह ये अपना वक्त निकाल के खवातीन के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए और कम से कम इनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। Exactly. खवातीन औजाद इस सेगमेंट से इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, क्योंकि आज जुम्मा भी है और इस हवाले से भी कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि आज जुम्मा इबादतों का दिन है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए आजकल की जो दुनिया है, जो कुछ हो रहा है, उस मुतल्लिक ये चीज़ें किस हद तक रिलेट करती हैं। क्योंकि इस्लामी रियासत और उसके शहरियों के दरमियान हुकूक व फ़राइज़ का तवाज़ुन, एक जो बैलेंस है, एक मिसाली मुआशरे के क़याम की बुनियाद होता है। और हम देख रहे हैं, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो अवाम हो, उसके हुकूक इस वक्त कहाँ पर हैं, किसको कितने हुकूक मिल रहे हैं, आज के इस दौर में इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी गज़ल। और आज तो ये सेगमेंट बनता भी इस वजह से था कि हाल ही में कुछ इस तरह के हमारे माशरे में, इस पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि अवाम और फिर रियासत वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और आज बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आप सब उनको जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने कहा कि आपकी इस पे राय ली जाए, रियासत के क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं, अवाम के क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं, और ये क्योंकि अब टॉपिक एक छिड़ चुके हैं हमारे इस माशरे में। बहुत शुक्रिया। देखिए, रियासत एक जिंदा हकीकत होती है और जो रियासत का फेस है वो लोग होते हैं जो मुल्क का निज़ाम चला रहे होते हैं, यानी मुल्क के हुक्मरान। और वो लोग जो मुल्क के हुक्मरानों के मावन होते हैं, जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो बाकी इदारे। तो सबसे पहले तो उनके जिम्मे ये है कि उनकी जिंदगी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि अवाम की जिंदगी है। आपने शुरू में इस्लामी रियासत का नाम लिया, तो जिस रियासत को हम एक सिंबल बनाकर और अपना एक आइडियल बनाकर बात कर रहे हैं, उसमें मुल्क का हुक्मरान अपने तर्ज जिंदगी में वैसा ही होता था जैसा कि आम शहरी होता था।
जब मुल्क का हुक्मरान उसी तरह से होगा और उसके प्रिविलेजेस, उसके राइट्स वो भी उसी तरह से होंगे, जबकि जो काम अवाम कर रहे हैं वो उससे 10 गुना ज्यादा काम कर रहा होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो हुक्मरान अपने हुकूक, अपने फराइज को पूरी तरीके से अदा कर रहा है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम के जुम्मे यह है कि आपको पता है जुमे के खुतबे में यह कहा जाता है कि तुम अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह के नबी के हुक्म को मानो, और जो तुम्हारा अमीर है उसके हुक्म को मानो। बेशक। बिल्कुल। यानी इस हद तक है कि वह उलिल अम्र मिनहुम, यानी तुम में से जिसको हुक्म दिया गया, यानी जिसको बना दिया गया आमिर, उसको तुम मानो। लेकिन ये तभी, और उसके जुम्मे ये है कि जाहिर है कि वो मुल्क के लॉ को माने, मुल्क के कवानीन को माने, यानी जो भी छोटे छोटे सिविक लॉ हैं उनको माने, जो बड़े लॉ हैं उन सबको माने। लेकिन ये बैलेंस उसी वक्त हो सकता है जब दोनों तरफ से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो एक बहुत बुरी रोल मॉडलिंग का मसला है। हमारा एक आम आदमी, मुतवस्सित दर्जे का आदमी, जब अपनी जिंदगी को और अपने हुक्मरानों की जिंदगी को देखता है तो उनके दरमियान बहुत तफावत है, बहुत फर्क है। उनकी जिंदगी उस तरह से नहीं है जिस तरीके से आम आदमी की जिंदगी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से फिर डिस्ट्रस्ट भी क्रिएट हो जाता है। मुल्क का कानून तकाजा करता है, मैं इस बात को जोर दे के कहूंगा, हम सब टैक्स दें। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको टैक्स देना चाहिए। लेकिन साथ हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को ट्रांसपेरेंट करके हमारे सामने बताएं कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है वो करप्शन नहीं करता। अगर आप ये किसी को कहें कि टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा पाकिस्तान में करप्शन नहीं करता, तो लोगों की हंसी छूट जाएगी इस बात पर। और जो टैक्स होगा वो टैक्स सही जगह पर इस्तेमाल होगा। जब आप ये बात करेंगे तो आपकी फिर हंसी छूट जाएगी। तो इसलिए इस बैलेंस को बेहतर करने की जरूरत है, और जिम्मेदारी हमेशा बड़े की पहले होती है, तो ऊपर से इसका शुरू होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है कि रियासत की कुछ अवलीन तरजीह है हुकूक फराहम करना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, हम बड़े बड़े मामलात पर बात नहीं करते। अगर हम छोटी सी मिसालें ले लें तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जब आप रोड पर जा रहे हैं, आपने किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं की, आप रोड पर जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और आपको चालान काट देता है, तो फिर हमें पता चलता है कि हुकूक हैं क्या असल में हमारे, और हम कहाँ पर जो है इस वक्त लग रहे हैं, हम रिलाई कर रहे हैं कि जिस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर यही फर्ज करें एक वजीर आला का या वजीर आजम की गाड़ी जा रही होगी तो वो ट्रैफिक के सिग्नल पर बिल्कुल नहीं रुकेगी। एग्जैक्टली। और उनके साथ तेज गाड़ियां होंगी जो इस तरीके से चल रही होंगी कि जैसे माजल्ला के वो खुदा हैं शायद, माजल्ला माजल्ला। तो अब ये देखें, वही पुलिस वाला जो मुझे रोक सकता है, वो पुलिस वाला उनको नहीं रोक सकता। ऐसे ही। जब तक उस पुलिस वाले को आप वो वाला इख्तियार नहीं देंगे कि वो उनको भी रोक सके। तो आप कभी मोटरवे पर चलिए, मोटरवे हमारी बहुत आइडियल है। आप देखें मोटरवे पे हर बंदा डरता है कि मैं स्पीड की लिमिट को क्रॉस ना करूं, और जो ही क्रॉस होता है बहुत अदब से वो आता है पुलिस वाला और आके आपसे बहुत तमीज से बात करेंगे वो, लेकिन आपको जुर्माना कर देंगे। लेकिन उसी पर आप देखेंगे कि एक सरकारी गाड़ी जा रही होगी जिसके आगे एक जीप होगी, एक पीछे जीप होगी, और वो किसी स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि उनको नजर नहीं आ रहा कि मैं स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं, मैं सुरख बत्ती पे नहीं रोक रहा हूं। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूं। मैं अभी बहावलपुर से मुल्तान जा रहा था, तो रास्ते में 2 जगह पर टोल टैक्स आते हैं। तो मेरे आगे एक गाड़ी गई और वो एक सरकारी किसी बड़े अफसर की गाड़ी, तो वो गाड़ी टोल टैक्स पे नहीं रुकी और शूं करके ऐसे गुजर गई। और जब मेरी गाड़ी आई तो जाहिर है मैंने उसको पैसे देने थे, तो मैंने ऐसे ही उसे कहा, मैंने कहा यार इनसे तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? तो उस एक ना देहाती आदमी ने, मामूली पढ़े लिखे जो टोकन देने वाले ने कहा कि मैं सराइकी में कहा, मैं उर्दू में आपको बताता हूँ, उसने ये कहा कि सर कभी कभी हमने फकीरों के लिए ज़कात भी तो निकालनी होती है ना, तो हम इनको फकीर समझ के इनसे पैसे नहीं लेते। तो अब आप ये देखिए कि वो 50 रुपए को बचाने के लिए कितने जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उसको हमारे हुक्मरान किस तरह तबाह करते हैं और अपने खिलाफ कितनी नफरत क्रिएट करते हैं। मुल्क हुक्मरान के बारे में तो मोहब्बत होनी चाहिए, वो तो प्यार होना चाहिए।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला रज़ी अन्हों अल्लाह ने ताला कुछ साहबा को, कुछ साथियों को बुला के कहा कि फलां जगह पर जाना है जो एक मुश्किल मसला है, तो आप जाने को तैयार हैं? एकदम वो नाराज हो गए, कहने लगे कि उमर, तुम हमसे ये मत पूछा करो कि तैयार हैं कि नहीं, हम तुम्हारे तीरों में से एक तीर हैं, जिधर तुम्हारा दिल चाहे हमें चला दिया करो। हुक्मरान से तो ऐसे मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसे ही हमें तो, हमारा तो दिल धड़कना चाहिए अपने हुक्मरानों के साथ, लेकिन पहले वो अपने आप को इस काबिल तो बनाएं कि हम उनके हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हों। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है आजकल के मामलात में। अगर देखें तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि गवर्नमेंट को तो मानता ही नहीं, सर आपने हुक्मरानी की बात की, लेकिन बाद में जब अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ जोर ज़बरदस्ती से मुल्क को क्लियर करवा जाए, सड़कों को क्लियर करवा जाए, तो फिर ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि रियासत माँ होती है। सो मेरा ख्याल है कि अवाम के भी कुछ ना कुछ फ़राइज़ हैं और रियासत को भी उसी तरह से उसको डील करना चाहिए। उसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपसे अर्ज किया है कि अवाम के ये बिल्कुल अवाम के फराइज हैं कि वो मुल्क के कानून के मुताबिक चले। मुल्क के कानून का एक पत्ता भी उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, और हर शख्स कानून का के अंदर जकड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, लेकिन हर शख्स जकड़ा हुआ होना चाहिए। ये हर शख्स, मुझे आप ये बताइए कि मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स है जो आज का हुक्मरान है, या जो गुज़िश्ता कोई हुक्मरान था, या उससे गुज़िश्ता हुक्मरान था, जिसके खिलाफ क्रिमिनल अदालतों में और सिविल अदालतों में मुकदमे नहीं चल रहे। बिल्कुल सब हैं। ऐसे हाँ, अब तो इसका मतलब, अच्छा फर्ज करें ये इल्जाम है, तो इस काबिल वो क्यों बने कि उनके ऊपर इल्जाम लगे? फर्ज करें ये सही है, तो फिर उन पर इल्जाम क्यों है? देखिए ना, आपके सामने एक रोल मॉडल कौन है? आपका जो भी आपके हुक्मरान हैं, जो भी हुक्मरान 10 साल पहले थे, जो भी 20 साल पहले थे, जो भी 30 साल पहले थे, उन सब के अदालतों में मुकदमे चले हैं। तो वो फिर क्या रोल मॉडलिंग है? उन्होंने क्या नमूना क्रिएट किया है? तो इसलिए अवाम की बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम को आगे से एक रोल मॉडल तो नजर आना चाहिए ना। वो किसकी पैरवी करें, किसके? आपको पता है कि दुनिया में किसी भी मुआशरे में तकरीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, जिसको लफ्ज जरा नेगेटिव सा लगता है, कि भेड़ चाल की तरह होते हैं, या अनदर वर्ड्स, गुड वर्ड, ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं। जिधर ट्रेंड होता है ना, वो उधर चलना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छाई का ट्रेंड माशरे में चल जाए तो लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। इसी तरह जब बुराई का ट्रेंड होता है तो लोग उस बुराई के ट्रेंड को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। 80% लोग जो हैं वो सिर्फ ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड जारी करने की जरूरत है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा था, तो जब जो ज़ियाउल हक साहब थे मरहूम, जो हमारे सदर थे, उनके बाकी जो भी उनके इख्तलाफात होंगे, उन्होंने एक दफा ऐसा किया कि वो अपने घर से साइकिल पर बैठकर GHQ या जिस दफ्तर में वो जाते थे, वो उन्होंने साइकिल पे गए, और उनके साथ जो एक और लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी साइकिल पर थे, और कुछ और साइकिल। आप यकीन करें, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में रहता था, अगले हफ्ते अक्सरियत लोगों ने साइकिल खरीद के साइकिल चलाना शुरू कर दिए। हालांकि ये कॉस्मेटिक जेस्चर था, हालांकि ये नहीं था कि उनके पास गाड़ियां मौजूद नहीं थी, गुर्बत की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। ये कॉस्मेटिक जेस्चर था। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को कॉस्मेटिक जेस्चर्स भी देना नहीं आते। जाए कि आपके ख्याल में जो कुछ उन्होंने पहना होता है, जो कुछ, जिस तरह की वो सवारियों में फिर रहे होते हैं, जो उनके घरों के नक्शे नजर आ रहे होते हैं, जो उनके आगे प्रोटोकॉल होते हैं, आपके ख्याल में अवाम को क्या लगता होगा? उनको देखकर क्या क्या उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो ये मेरी गुजारिश थी। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हसन ने भी इससे पहले बात की थी कि यही बातें की जाती है कि रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन आज के इस दौर में ये ट्रेंड बन गया है। आपने भी वजह फरमाया, जिस तरह से आपने कहा, हम देख रहे हैं कि सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन ये क्यों हो गया? अब क्या इसका हल भी मुमकिन है? ये बात आप रियासत से क्यों नहीं पूछते? माँ घर में खाना नहीं पका रही, रोटी नहीं पका रही, कपड़े नहीं धो रही, बच्चों को मार रही है, पीट रही है, लेकिन खुद वो हर रोज नया ब्रांडेड सूट पहन रही है माँ, जिसका जिक्र किया है ना। हर रोज वो सारा दिन वो ब्रांडेड शॉप्स में फिरती है, और वो ब्रांडेड सूट पहनती है, सारी दुनिया के जेवरात उसके पास हैं, और सारे वो फंक्शंस में जाती है, और बच्चों को खाने को नहीं देती। तो आप मेहरबानी करके उस माँ से पूछिए ना कि आप ऐसा क्यों करें। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मगरिब की बात की जाए तो मगरिब में हम हर चीज़ फॉलो करते हैं, हर वो खराफात फॉलो करते हैं जो कि मगरिब में इस वक्त जारी सारी है, लेकिन मगरिब का जो तर्ज हुकूमत है उसको हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे? हम मगरिब की खराफात में से कौन सी खराफात कहते हैं? हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जो उन्होंने लिबास इस तरह का पहना हुआ है और वो इस तरह कर रहे हैं, तो उनकी एक सोशल नॉर्म्स के अंदर, आप कभी राजस्थान, हिंदुस्तान में जाएं
तो वो औरत जो बिल्कुल पर्दा करती है, बिल्कुल उसका चेहरा वो और लोगों के सामने अपने खामद को भी नहीं दिखाती और अपने जेठ को, देवर को अपना नहीं दिखाती, मगर उनके कल्चर में वो बस में बैठे हुए सबके सामने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो बहुत सारी चीजें जिनको हम खराफात कहते हैं ना, वो एक्चुअली उनके उनके लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। तो कौन सी खराफात? खराफात ये होती हैं कि इंसान झूठा हो, खराफात ये है कि आदमी गंद मचा रहा हो सड़कों के अंदर, खराफात ये है कि आदमी लोगों को उसका हक ना दे रहा हो, खराफात ये है कि हम जो है बदमनी फैला रहे हो, ये खराफात है। तो हम उनको, जिनको खराफात कहते हैं, सारी उन्हीं खराफात के अंदर जाने का अभी जरा वीजा खुल जाए ना, हाँ, अभी एक वीजा खुल जाए ना उन खराफात पे जाने का, तो मुझ समेत हम सारे लोग जो हैं वो भी लाइनों में लग के वीजा लेके उन खराफात सही को है। हासिल करने के लिए चले जाएं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे? अब देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और जब मेरा मरीज आईसीयू में पड़ा हो और मुझसे मरीज के अटेंडेंट आके पूछे कि बताएं मेरी अम्मी का क्या बनेगा, तो मेरा फर्ज है एज ए डॉक्टर कहते हुए कि अल्लाह से उसका फजल मांगे, अल्लाह से उसका करम मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह करम करेगा। अलबत्ता आपकी अम्मी के गुर्दे काम नहीं कर रहे, आपकी अम्मी के फेफड़े काम नहीं कर रहे, अलबत्ता उनका प्लेटलेट बहुत नीचे गया हुआ है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला फजल करेगा। तो इस तरह पाकिस्तान मेरी माँ है, मैं अपने मुल्क के बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ, लेकिन जिनकी वजह से मसाइल हो रहे हैं, चाहे वो अवाम की वजह से हो रहे हैं, चाहे हुक्मरानों की वजह से हो रहे हैं, चाहे ज़ेली इदारों की वजह से हैं, उन सब को अपने गिरबान में झांक के अब देखना पड़ेगा कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। इंशाल्लाह हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बहुत करीब है। इसलिए तमाम की जिम्मेदारी है कि तमाम अपने अलल्ले छलल्ले उनको छोड़ें, जो जिस तरीके से वो अपनी एक जाती जिंदगी को एक प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी ईगो को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये जो हालिया वाकयात सारे हुए हैं, इन वाकयात को अगर आप मोहल्ले में होने वाले 3-4 बच्चों की लड़ाई के साथ आप की तरह से आप इसको कंपेयर करें, तो जिस तरह मोहल्ले के बच्चे ईगो की बुनियाद पर आपस में बच्चे लड़ रहे होते हैं, मोहल्ले के बच्चों को छोड़िए, अड्डे पर कुछ ना बिल्कुल यानी अनपढ़ लोग लड़ रहे होते हैं। ये पिछले दिनों जो हमारे मुल्क में वाकयात हुए हैं, ये इन वाकयात को आप उनसे मिसाल दे सकते हैं। ये उसी तरीके से ईगोइस्टिक स्टांस की वजह से, जैसे ईगो में होता है, तूने मुझे गाली दी है मैं तेरी टांग तोड़ूंगा, तूने मुझे ये कहा है अब मुझे करके दिखा, मैं ऐसे करके दूंगा। ये वाला स्टांस था उन लोगों का जो 25 करोड़ लोगों को के जिम्मेदार हैं। तो इसलिए बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी शर्म आती है, बड़ा रोना आता है, बड़ी बड़ी तकलीफ होती है कि हम जो है, हम क्यों अपनी जाती ईगो, क्यों हम अपने जाती मफादात को प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने पूरे के पूरे अवामी मफादात के ऊपर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जावेद इकबाल, और बता रहे थे कि आजकल की दुनिया और आजकल के हालात जिस डगर पर चल पड़े हैं, उनका हल किसी हद तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और अफसोस होता है। और हम जिस तरह आज हमारा जो सेगमेंट था वो इसी मुतालिक था कि रियासत के हुकूक क्या हैं और अवाम के हुकूक क्या हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो दोनों ही अपने अपने हुकूक से इतने ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि अब उनका जो है ना मिलना या फिर उनको उनकी अच्छी जगह मिलना, वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन की जिस तरह उन्होंने बात की, ये मेरा ख्याल है कि हमें बैठना होगा, अवाम को भी सोचना होगा, रियासत को भी सोचना होगा, और अपने जो दुख दर्द हैं या फिर जो अपने अंदर जो आपने तनाव रखा हुआ दूसरे के लिए, उसको साइड पे रख के आपको कल के लिए फैसले करने होंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, यानी खूबसूरती और जिल्द की निगहदाश्त। हाँ एग्जैक्टली, और खूबसूरती के हवाले से और जिल्द की निगहदाश्त के हवाले से, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मसाइल बढ़ जाते हैं, चाहे वो स्किन के हो, बाल के हो, कोई भी मसाइल हो। तो इस मुतालिक बात
नादा हमारे साथ मौजूद होंगी, एस्थेटिक क्लिनिक जो है उनका है, और इसके साथ साथ जो है आजकल लोग अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर्स कहाँ तक फ़ायदेमंद हैं और उनके बात हो सकते हैं, उन्हें करवाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने की आज कोशिश करेंगे। डॉक्टर नादा हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नादा, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जिल से पूछने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहिबा आपको हो क्या क्या है? कल भी आप नहीं पहुंच सकी और आज भी आप नहीं पहुंच सकी। डॉक्टर साहिबा हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे राब्ता करेंगे। कॉल भी कट गई, देखिए। हाँ, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि हसनैन, जिस तरह वैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल जो रुझान है ना वो क्लिनिक्स में जाने का बढ़ गया है, लेकिन ट्रीटमेंट्स जो है वो लंबे होते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट लंबे होते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी जिल्द के मसाइल, हमारे बालों के मसाइल, ये इसमें आप ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं क्योंकि खवातीन का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है कि सर्दियों में क्या खुश्की ज्यादा होती है, कुछ और चीजें होती है? क्योंकि हमने देखा है बालों में खुश्की की बात की जाए वो सर्दियों में ज्यादा होती है, जिल्द की खराबी की बात की जाए वो सर्दियों में ज्यादा होती है। डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी डाइट किस तरह की है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल खाते जाएंगे तो जाहिर है वो आपकी इफेक्ट करती है। उसके बाद फिर आपको स्किन के मसाइल होते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो ना पिंपल्स का होता है। लड़कियों की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो पिंपल्स जो हैं वो जब निकलते हैं उसके बाद खत्म होते हैं तो वो अपने बिल्कुल एक्सटेंस सा छोड़ जाते हैं, जो खत्म ही नहीं होता, और फिर वो ब्लैक हेड्स की तरह जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, मेरे कोई करीबी ही हैं उनके हवाले से, तो उन्होंने अपने स्किन ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने कहा कि वो 10 सेशंस होंगे। मतलब अभी उन्होंने सिर्फ एक सेशन लिया, लेकिन मुझे उसके बाद उनका कोई भी वैसा जो है ना वो नज़र नहीं आया दोबारा से उनका इफेक्ट कि भाई वो ठीक हुआ। लेकिन वो 10 सेशंस, मैंने कहा कि 10 सेशंस के बाद भी क्या कुछ नज़र आएगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगी? तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं, वो तो करवाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको ना डॉक्टर्स की सबसे पहले ना डॉक्टर के हवाले से देखना चाहिए कि आपका डॉक्टर किस हद तक वो रेलिवेंट है। हमारे यहाँ असल जब एस्थेटिक की बात की जाती है तो आपके जो पॉलर्स है ना वहीं पे एस्थेटिक के तमाम तर मसाइल चल रहे होते हैं। वहाँ पे आपका हाइड्रोफेशियल चल रहा होता है, दीगर चीज़ें चल रही होती हैं। हालांकि इसके लिए एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी क्योंकि जिसने डिग्री की है, जिसने पढ़ा है, वो इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल ना मेकअप के हवाले से भी बातें की, मेकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मसाइल होते हैं। नहीं, नो डाउट होते हैं मसाइल, लेकिन मेकअप भी तो औरतों के लिए बना है, तो उन्होंने ही करना है। लेकिन ये है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी तो वो उस तरह से आपकी स्किन को इफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम स्क्रीन्स के लोग हैं तो हमें रोज़ाना की बेसिस पर ज़रूरत होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करें। आप क्लिनजिंग अच्छी करें, उससे भी आपके स्किन के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। डाइट के हवाले से इससे पहले हम हसनैन बात कर रहे थे, डाइट एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो है जब आपकी डाइट इस तरह की होगी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी आपकी आइज़ इफेक्ट होती हैं, स्किन इफेक्ट होती है, आपके बाल गिरते हैं। पानी का एक बहुत बड़ा जो है वो भी मसला होता है, जो कि जिससे आपके बाल जो हैं वो गिरते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे पास कॉल पे आना था उन्होंने, क्योंकि वो आ रही थी, अभी बस थोड़ी देर में वो पहुंच रही है, तो हम चाहते हैं कि उनसे वो जब स्टूडियो में पहुंचेंगी तो हम उनकी आपसे मुलाकात करवाएंगे। क्या आप उनको एक दफ़ा हम कॉल पे लें, फिर स्टूडियो में बुलाएं? तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा वो स्टूडियो में आ जाएं तो हम उनको और बताएं कि जिल्द के कौन कौन से मसाइल होते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि ये मसाइल चाहे वो गर्मियाँ हों या फिर सर्दियाँ हों बढ़ते चले जा रहे हैं। और स्पेशली आजकल की जनरेशन में ये मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जवान बच्चियाँ, एक और बड़ा अहम मसला ये है कि स्किन पर आपके बहुत ज़्यादा जो है वो बेबी हेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बहुत से घरेलू टोटके भी होते हैं जो कि ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यही कहूँगी कि जब तक आप अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक जो है वो खुद से कोई भी घरेलू टोटकों का इस्तेमाल ना करें। और मुझे ये बताइए कि ये ख़वातीन को इतना ज़्यादा शौक क्यों होता है एस्थेटिक्स का? हाँ, एस्थेटिक्स का, स्पेशली अगर मेकअप की बात की जाए, जिल्द की बीमारियों की बात की जाए, जिल्द को ठीक करने की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, मर्दों में ये शौक कम नजर आता है। नहीं, अब आजकल मर्दों में भी ये शौक बहुत ज्यादा है हसनैन। यहाँ पर मैं आपसे जो है बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि एक जमाना था जब मर्द बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते थे, लेकिन आज का जो दौर है उसमें मर्द खवातीन से ज्यादा मेकअप करते हैं। इस चैनल की मिसाल लीजिए, खवातीन रोज़ाना सुबह 8 बजे मैं आता हूँ और 8:05 में मेरा मेकअप हो जाता है, और मैडम अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 1 घंटा लगाती हूँ और 9 o'clock 9:03 पे या 3 मिनट पहले ये फ्री होती हैं।
ये बात नहीं है, क्योंकि आप देखने वाले भी इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि मैं मेरे बाल जो है वो थोड़े से लंबे हैं, तो उनको बनाने में भी टाइम लगता है। सिर्फ मेकअप की बात नहीं ये होती, सिर्फ आपका नहीं, ये सबका ही है। तो जाहिर है, और पॉइंटिंग आउट के आपके भी बाल है ना, तो कोई भी लड़की है, कोई भी लड़की है, उसके बालों पर टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि आप लोगों के तो बाल बस एक कंघा किया और आप वापस आके बैठ गए। लेकिन ये कहना गलत है कि आजकल के इस दौर में मर्द हजरात मेकअप नहीं करते। आप देख लें, सिर्फ यहाँ से ही बाहर चले जाएं, आपको बहुत सी ऐसी मिसालें नजर आएंगी जो प्रॉपर मेकअप करवा कर, अब तो शादियों पे भी ये ट्रेंड है कि मर्द हजरात बाकायदा मेकअप के साथ जो है वो आते हैं। बिल्कुल, आज तो मेकअप भी करवाते हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि बहुत सारी शादियों पे ना जो आपके हेयर ड्रेसर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, यार ये थोड़ा सा बाल तो बना दें। तो अच्छा, हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में तो ये होता था कि बस वो आए और जैसे जैसे बस मुंह है एक लोशन लगा लिया और बैठ गए। लेकिन आज वो चीज़ अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्रॉपर मेकअप होता है, बेस बनती है, और जो भी जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो मर्द हजरात करवाते हैं, और उसके बाद ही वो जाते हैं अपनी शादी या निकाह में बैठते हैं, उसके बगैर नहीं। मर्द हजरात के ऊपर आपने बहुत ज्यादा वो कर दी, ठीक है, मर्दों का भी तो दिल है ना, उनका भी तो दिल है खूबसूरत, उनको भी लगना चाहिए, उनके भी अंदर भी जो है वो खूबसूरती होनी चाहिए, और ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन बात वही है कि ये जब चीज़ें होंगी तो आपके स्किन के मसाइल भी होंगे, और इसी मुतालिक आज हम अपने सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत से ट्रीटमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स का जिस हद तक फ़ायदा है उस हद तक नुकसान भी है। ऐसा ही बिल्कुल है? ऐसे है, नुकसान भी है। और मेरा ख्याल है जिस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपने स्टार्ट में इंटरनेट की बात की थी, इसके अलावा एक दो टॉपिक्स पे आपने और भी बात की थी। तो जब नूडल्स की बात की थी आपने, जब वो आते हैं तो हम बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद उसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम देते हैं। तो इसी तरह से स्किन के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि हम लेकिन ना मसला ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उस पर हमें बहुत सी ऐसी क्रीम्स नज़र आती हैं जो मतलब बच्चे होते हैं या फिर जो यंग बच्चियां होती हैं, उनको इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर क्या करती हैं कि वो ऑर्डर कर लेती हैं। और वो सबसे पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका स्किन टोन क्या है, आपकी स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो लगाई जा सकती है या फिर जो हो सकती है, आप उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों से, ऐसी प्रोडक्ट से भरा हुआ है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात में गोरा होने की क्रीम, एक रात में आप गोरा हो जाएंगे, आप ये वाली प्रोडक्ट ले लें, हाथ पाँव को गोरा करने की क्रीम, घरेलू टोट, चले घरेलू टोटके किसी हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर एकदम से इफेक्ट करते हैं। और ये जो लोकल क्रीम्स होती हैं, मैंने ये भी देखा है बहुत से लोगों के कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी क्या होती है कि स्किन एकदम से पतली हो जाती है, और जब आपकी स्किन पतली हो जाती है तो वो आपकी वेन्स नजर आती है बीच में से, और फिर जब उसके ऊपर आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपका वो रैशेस का मसला फेस पे, ट्रिक्स पर, फिर पिंपल्स आ जाते हैं, फिर वो एक टाइम आता है कि आपके बिल्कुल फेस पे ना खड्डे से बनना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह क्रिकेट का सेगमेंट होता है और जब गेस्ट आगे पीछे हो जाए तो आप मेरे ऊपर थ्रो कर देती है, आज मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से इक्विप्ड भी हैं। एग्जैक्टली और जो जिस तरह आप बात कर रहे थे, डॉक्टर हुमा आ चुकी है हमारे साथ। ठीक है, डॉक्टर हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुबह की सोच हुमा साहिबा। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से स्किन के मसाइल बढ़ जाते हैं जैसे ही सर्दियां आती हैं या फिर गर्मियां भी हों तब भी, तो क्या बेसिक वजूहात आपको नजर आती हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वी आर गुड, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा देखिए, जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी स्किन की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का ये होता है कि वो ना स्किन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको दांतों की केयर की जरूरत होती है, इसी तरीके आपको एक स्किन की भी केयर की जरूरत होती है, लेकिन लोग ना उस चीज को समझते नहीं है और छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी स्किन के देखें, आपको पानी की बहुत इंटेक की जरूरत होती है, लोग उसको नहीं देखते हैं। आपकी स्किन के ऊपर बहुत दफा ऐसा होता है आपकी स्किन के ऊपर खुश्की जम जाती है, व्हाइट हो जाता है। आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत है, आप अच्छा एक मॉइस्चराइजर यूज करें। उसके बाद सन ब्लॉक की जरूरत है। ये सब चीजें वो जरूरी हैं जो आप लोगों को जरूर यूज करनी चाहिए। उसके बाद ये है कि आपकी जब हेल्दी स्किन होगी, दूसरा आपकी जब अंदर की चीज अच्छी होगी, तो आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत एक अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसा ही है।
अच्छा डॉक्टर नादा, ये भी बताएं कि हम देख रहे हैं कि पिंपल्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल की जो नौजवान नस्ल है या फिर जो बच्चियां हैं, और उसका हम इस्तेमाल देखते हैं कि वो अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं मेकअप का, और उसके बाद वो पिंपल्स बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो एक खड्डे की सूरत इख्तियार कर लेता है स्किन के ऊपर, जिसकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ऐसा है, देखिए हमारी ना अनफॉर्चुनेटली जो फार्मूला क्रीम्स है ना, अब मैं यहाँ ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती फार्मूला क्रीम्स का, वो जो फार्मूला क्रीम्स है ना वो आपकी स्किन की लेयर को बहुत पतला कर देती हैं। वो आप बहुत पहले तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो ना हम बहुत गोरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो स्किन की लेयर इतनी पतली हो जाती है कि वो आपको जब आफ्टर इफेक्ट नजर आते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि आपकी स्किन के ऊपर खड्डे भी पड़ रहे हैं, आपको रिंकल्स भी आ रहे हैं, आपकी जो है ना वो ब्लैक हेड्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद उसको रिपेयर के लिए इतना टाइम चाहिए होता है कि वो लेयर्स पतली हो चुकी हुई हैं, सब कुछ खराब हो चुका हुआ है, फिर आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट की, एक एस्थेटिक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, फिर वो सेशन स्टार्ट होते हैं, फिर वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। इससे बहुत बेहतर है कि आप फार्मूला क्रीम से साइड पर रहें और एक अच्छी डाइट का यूज करें, अच्छी डाइट करें। अच्छा, अभी गजल एक बात कर रही थी कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो कि 7-7 या 10-10 आपके सेशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पे उस तरह से रिजल्ट सामने नहीं आते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लोग ना आफ्टर जो केयर है ना वो नहीं सही तरीके से करते। अब डॉक्टर अगर आपको ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने अभी आपको पहला सेशन किया, आपको इसके बाद इस चीज की जरूरत है, आप जब वो चीज जरूरत की नहीं यूज करेंगे, वो आपको बताएंगी कि अब आपने इस सेशन के बाद ये क्रीम यूज करनी है। अब लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप अगर एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो अगर आपको कहता है हम रूट कनाल करने लगे हैं, तो आपके इसके 3 सेशन से 4 सेशन से आपने मस्त करवाने हैं। लोग अब क्या करते हैं, जब स्किन के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो करते हैं एक सेशन के बाद छोड़ देते हैं, हमें तो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। देखिए आप इसको प्रॉपर वे में डॉक्टर के लिहाज से चलेंगे, उनकी रिकमेंडेशन पे चलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। और अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी स्किन के ऊपर भी एक मिलिज्मा का बहुत इफेक्ट था। अब वो जब सेशंस हुए 6 सेशन 7 सेशन, तो वो इफेक्ट बहुत कम हो चुका हुआ है। अब वो मेकअप में भी चीज नजर नहीं आ रही होती। तो बात ये होती है कि आपको कॉन्टिन्यूसली इन चीजों को करना पड़ता है। चले जी उमा, बड़ी देर की आपने मेहरबान याद ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमारे वक्त की कमी है और आज के बहुत कुछ था जिस पर हम बात करते पूछते। एग्जैक्टली आज की सुबह की सोच से इतना ही। आज क्योंकि जुमा है, इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। मंडे तक के लिए मुझे, गजल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।